तो हम लोग लिगैंड्स के बारे में पढ़ लिए थे पूरा, कितने तरह का लिगैंड हो सकता है और उसका नाम क्या है। लिगैंड का नेमिंग मैंने अलग से बताया था ना। अब है हम लोग उसको यूज करेंगे, या नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि अक्सर ये पूछा जाता है। इसमें नोमेनक्लेचर का आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कभी कभार ये पूछा जाता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछे लेकिन बहुत जगह इनडायरेक्ट इसका यूज भी होता है, इसलिए नोमेनक्लेचर तो ज़रूरी है। तो नोमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे जो भी सिस्टम अपडेट होता गया, तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट IUPAC सिस्टम जो कि 2004 में जो अपडेटेड है। उसके पहले 1992 में था अपडेटेड, उसके पहले था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता गया है। तो 2004 जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जैसे कि 2004 से पहले क्या था कि लिगैंड का नेमिंग का नियम क्या होता था। लिगैंड का नेमिंग का सिस्टम होता था कि पहले एनायन को लेंगे, है ना। सबसे पहले तो था पहले न्यूट्रल को, फिर एनायन को, फिर कैटायन को। लेकिन बाद में फिर क्या हो गया कि पहले एनायन, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन, ये चेंज हो गया। लेकिन 2004 में जो चेंज हुआ, इस चेंज में वो चार्ज बेसिस रखा ही नहीं, वो सीधा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले होगा लिगैंड उसका नाम पहले। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो इसी में हम लेटेस्ट 2004 जो है IUPAC सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग nomenclature पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC सिस्टम, द फॉलोइंग रूल्स आर रिकमेंडेड टू राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का दो हिस्सा है। नोमेनक्लेचर में हम लोग दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया, उससे नाम लिखना है, और एक हिस्सा है नाम है तो उससे स्ट्रक्चर लिखना है। यहाँ पर ये भी एक है, एक टाइप है, एक पार्ट है जो किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे उसका भी एक रूल है, रिकमेंडेड रूल है। तो सबसे पहले हम लोग उसी को पढ़ेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूलाज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला में क्या है, एक हम लोग लेते हैं केस ऑफ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। न्यूट्रल बताए थे ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है। कॉम्प्लेक्स कितने तरह, न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है। तो न्यूट्रल में सीक्वेंस क्या होता है, देखिए न्यूट्रल में सीक्वेंस क्या है, द सीक्वेंस इज, पहले किसको लिखेंगे, मतलब इस तरह से ब्रैकेट तो लेंगे ही, और पहले हम लोग किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे, ये लिगैंड को, यानी सेंट्रल मेटल एटम मान लीजिए M है, फिर लिगैंड है और नंबर ऑफ लिगैंड यहाँ X ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उस पर कोई चार्ज तो होगा नहीं, तो उसका फॉर्मूला इसी तरह से लिखते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन, दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिगैंड, और बाद में लिगैंड की संख्या को लिखेंगे एज सबस्क्रिप्ट, यानी नीचे वो नंबर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या, द फॉर्मूलाज ऑफ द लिगैंड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो सारे लिगैंड एक ही तरह के होंगे,
होमोलेप्टिक में सारे लिगैंड एक ही तरह के, तो अरेंज करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर ये हेट्रोलेप्टिक है, यानी अलग अलग तरह के लिगैंड है, तो लिगैंड को किस आधार पर लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। जैसे अगर हम लोग को लिखना है पानी के लिए, H2O के लिए क्या होता है? एक्वा, एक्वा, पहले एक्वो यूज होता था, और NH3 के लिए एमाइन, डबल एम, तो एमाइन। अब बताइए इसमें किसको पहले लिखना चाहिए? तो ए और ए दोनों में है, और यहाँ क्यू और एम, यहाँ डिफरेंस आया, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? एम, इसलिए NH3 को पहले, यानी कि यहाँ मेटल लिखेंगे और यहाँ NH3 और इसकी संख्या मान लीजिए X है, और फिर H2O उसकी संख्या Y, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अगर H2O पहले लिखे NH3 बाद में लिखे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। द चार्ज ऑफ द लिगैंड इज नॉट मेंशन्ड, लिगैंड पे कोई चार्ज है, जैसे लिगैंड मान लीजिए Cl माइनस है, तो Cl माइनस ये क्या हो जाएगा? Cl के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोराइडो। तो अगर इसके बाद मान लीजिए Cl भी है, तो यहाँ Cl लिखेंगे और उसका Z, लेकिन उसके ऊपर चार्ज को हम लोग नहीं लिखेंगे, चार्ज को नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये इस तरह से क्लोराइडो। और जो लिगैंड में एक से अधिक एटम है, पॉलीएटॉमिक लिगैंड, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और जिस लिगैंड में केवल एक ही एटम है उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से रूल है। तो देखिए, फोर्थ, द पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एब्रीविएशन। जो पॉलीडेंटेड लिगैंड है, जिसमें एक से अधिक मान लीजिए डोनर एटम है लिगैंड में, तो उसका हम लोग क्या पूरा नाम नहीं लिख करके उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एब्रीविएशन। जैसे इथिलीन डायमीन के लिए EN, प्रोपिलीन या प्रोपेन 1,2 डायमीन के लिए क्या? PN, उसी तरह प्रोपेन 1,3 डायमीन के लिए TN। ठीक है, ये सब लिखा दिए हैं हम आप लोग को शुरू में। जैसे इसमें डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, उसके लिए DMG, ऑक्जेलेट के लिए OX, है ना, ग्लाइसिनेट के लिए GLY, ये सब लिखा है ना। वो एब्रीविएशन हम लोग यूज करेंगे जो पॉलीडेंटेड लिगैंड होंगे उसके लिए पूरा फॉर्मूला नहीं लिखकर सीधा हम लोग क्या यूज करेंगे? एब्रीविएशन यूज करेंगे। फॉर्मूलाज ऑफ पॉलीडेंटेड लिगैंड एंड एब्रीविएटेड लिगैंड्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। बताए थे ना, अमोनिया को ब्रैकेट में हम लोग लिखे। ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद क्या है? नो स्पेस बिटवीन द सिंबल ऑफ मेटल एंड द फॉर्मूला ऑफ द लिगैंड विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब हम लोग यहाँ क्या, अगर मान लीजिए मेटल हम लोग लिखते हैं, तो मेटल के बाद जो यहाँ लिगैंड होगा और इस लिगैंड के यहाँ पर X, तो इसके बीच में यहाँ कोई गैप नहीं होगा, एकदम क्लोज होगा, नो स्पेस एट ऑल। वही चीज़ कह रहा है, नो स्पेस बिटवीन द सिंबल ऑफ मेटल एंड द फॉर्मूला ऑफ द लिगैंड्स विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब हो गया न्यूट्रल लिगैंड के लिए रूल। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में CO NH3, यहाँ पर इस जगह जो ये दिया गया ना, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एब्रीविएशन एंड फॉर्मूला पॉलीडेंटेड लिगैंड्स एंड एब्रीविएटेड लिगैंड्स, है ना। और साथ में यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, यहाँ पर ये पॉली एटॉमिक लिगैंड्स, पॉली एटॉमिक लिगैंड्स मतलब जिसमें एक से अधिक एटम है, एंड एब्रीविएटेड लिगैंड्स आर इनक्लोज्ड इन
ब्रैकेट। ठीक है, मतलब जिस लिगैंड में एक से अधिक एटम है उसका फॉर्मूला को भी किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, यही रूल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये NH3 के लिए क्या यूज करते हैं, एमाइन, और इसके लिए क्या यूज करते हैं बताइए, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, क्या इसके लिए यूज करते हैं नाइट्राइटो एन, एम्बिडेंट लिगैंड है ना, तो नाइट्राइटो एन, या केवल नाइट्रो भी लिख सकते हैं, या बेहतर नाइट्राइटो एन। तो अब बताइए, ए से शुरू हुआ, ये एन से शुरू हुआ, अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले, ए, इसीलिए उसको पहले लिखा गया। उसी तरह यहाँ एमाइन और इस जगह क्लोरिडो, अल्फ़ाबेटिकली ये पहले, इसलिए इसको पहले लिखा गया, ये बाद में। और यहाँ इसके और इसके बीच कोई गैप नहीं, इसके और इसके बीच भी कोई गैप नहीं छोड़ा जाएगा। ये फॉर्मूला लिखने का ये तरीका हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो था केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स का। ठीक है ना, कि उस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ केस ऑफ चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन जैसे यहाँ इसके ऊपर चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, तो इसमें बाकी सब चीज़ सेम है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर पहले सीक्वेंस क्या होगा, मेटल होगा, फिर लिगैंड होगा, लिगैंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। ठीक है, लिगैंड अगर पॉली एटॉमिक है तो वो ब्रैकेट में होगा, मोनो एटॉमिक है तो ओपन होगा, अगर वो पॉलीडेंटेट है तो उसका एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करेंगे, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, और उस कॉम्प्लेक्स पर टोटल जो चार्ज है इन एडिशन टू अबव, मतलब पहले जो रूल है उसके अलावा एक्स्ट्रा ये रूल लग गया, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट समझते हैं, सुपरस्क्रिप्ट समझते हैं, ऊपर जो लिखा जाए इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और राइट यानी दाहिने तरफ ऊपर, इसलिए इसको क्या कहा गया है, राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन, यानी जो चार्ज है उसके पहले नंबर, या -3 नहीं, क्या लिखना होगा, 3-, यहाँ जैसे +3 नहीं बल्कि 3+। ये रूल है कि सुपरस्क्रिप्ट में विद द नंबर बिफोर द साइन, यानी चिन्ह से पहले क्या लिखना पड़ेगा, नंबर। ठीक है, ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना सही है। किसी पे ये एकदम रूल ही है, एल्युमिनियम, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, ये भी लिखिएगा तो ये ठीक है, अगर एल्युमिनियम +3 लिखेंगे ये गलत है, लेकिन एल्युमिनियम 3+ लिखेंगे ये करेक्ट है, ये रूल करेक्ट है। ठीक है, हम लोग को बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं जो हम लोग को पता भी नहीं रहता, और वो गलती हम लोग कर लेते हैं। IUPAC में ये है, यहाँ पर भी आपको कंफर्म होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तो चार्ज को ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर राइट साइड में ऊपर सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, अब है केस ऑफ फुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हुआ, फुल का मतलब क्या, मतलब अभी केवल कोऑर्डिनेशन इनटाइटी को लिख रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले जो ये लिखा था कि ये 3- है, तो ये जो 3- है तो कोई ना कोई कटान भी तो रहा होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना K3, और तब यहाँ पर CO और CN और यहाँ 6, और ये तब ये चार्ज नहीं लिखेंगे, और ये जब आयन में टूटेगा तो क्या बनाएगा, 3K+
और यहाँ COCN होल 6 और यहाँ पर तब हो जाएगा 3 माइनस। तो ये जो होगा यहाँ पर ये हुआ फुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये अकेले ये चार्ज कॉम्प्लेक्स हो गया, और अगर केवल इतना ही लिखते इसमें कोई चार्ज नहीं होता तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। लेकिन जिसमें कैटायन एनायन दोनों लिखा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वही केस ऑफ फुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर्मूलाज ऑफ द कैटायन। तो फुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, IUPAC का ये रूल ही है, कैटायन को पहले लिखेंगे और एनायन को बाद में। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए FeCl2, इसका क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको क्या Cl2Fe लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। यहाँ F2O लिखें या OF2, कौन ज़्यादा सही है, OF2 सही है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में होता है, नेगेटिव चार्ज वाला बाद में, पॉजिटिव चार्ज वाले को हमेशा पहले लिखा जाता है। यानी कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनायन। तो यही यहाँ पर रूल है कि इस जगह फॉर्मूला ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ द एनायन। यानी पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे, कैटायन का, और बाद में किसका फॉर्मूला लिखेंगे, एनायन का। फॉर राइटिंग द फुल फॉर्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग ए पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, फॉर्मूला ऑफ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ काउंटर एनायन इज रिटन आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है, चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मस्ट बी बैलेंस। मतलब यहाँ हम लोग इस तरह से, जैसे हम लोग लिख रहे हैं CONH3 और होल 6 हो गया, और इस पर चार्ज है यहाँ +3 यानी 3+। तो अब क्या होगा, इसको फुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो इसको बैलेंस करने के लिए एनायन होगा। अब एनायन कौन, अगर ये एनायन मान लीजिए इसको एनायन अगर Cl ले तब क्या होगा, एनायन अगर SO4 ले तब क्या होगा, कैसे लिखेंगे। अगर ये काउंटर बैलेंस होता है किसके द्वारा, Cl के द्वारा, तो क्या होगा, तो यहाँ सीधा CO, यहाँ क्या लिखना होगा, NH3 होल 6, और देखिए 3+ है और ये 3-, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो वही चार्ज एकदम बैलेंस होना चाहिए कि हम लोग उस स्थिति में क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट नंबर देना पड़ेगा, ये नंबर। अब अगर SO4 के द्वारा हो तो इसमें तो 2 ही है और यहाँ चार्ज 3 है, तो 2 इसका तो 1.5 ही लेना पड़ेगा। तो 1.5 नहीं, ऐसी स्थिति में कोई भी आयन में जो चार्ज होता है ना वो उसका बैलेंस ही होता है। तो आपको याद है ना एक इस तरह का फॉर्मूला कि इसका वैलेंसी अगर x है इसका y है तो क्रॉस हो जाता है, तो इसका वैलेंसी 3 और इसका वैलेंसी 2। तो इसको जब लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा CONH3 होल 6 और क्या हो जाएगा यहाँ 2 और SO4 क्या हो जाएगा होल 3, ऐसे लिखना पड़ेगा। है समझ में, मतलब ये जो फुल लिखेंगे यही चीज़ कह रहा है, फॉर राइटिंग द फुल फार्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग ए पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ एनायन का जो नंबर लिखना पड़ेगा, एनायन को एकदम इस तरह से उसका नंबर लिखना हो कि चार्ज लिखना पड़ेगा कि चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है, चार्ज पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। तो इसका बैलेंसी 3, इसका 1, इसलिए 3 इधर चला गया, इसका 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, लेकिन इसका बैलेंसी कितना है 2, इसलिए इधर लिख दिए, इसका बैलेंसी 3 उधर लिख दिया गया, ठीक है।
अगर ये बैलेंस होता मान लीजिए इसके द्वारा PO4 ट्रिपल माइनस के द्वारा, तब क्या करते? तब तो सीधा हम लोग क्या लिखते? CONH3 होल 6। अब इसका भी 3 वैलेंसी, उसका भी 3, सीधा क्या लिख देंगे? सीधा दोनों का 3 बैलेंसी है, एक एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है। यानी चार्ज एकदम बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ क्या है, ये CrH2O होल 6 और यहाँ Cl3, इसका मतलब क्या? इस पर कितना चार्ज रहा होगा? 3+। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए अब CONH3 होल 4, Cl2 2, यहाँ बैलेंस किया, 1 बाहर, तो यानी यहाँ पर कितना चार्ज रहा होगा? 1+। और यहाँ पर कितना? 1-, या 1- और 3 है। तो ये हमेशा मतलब सीधा रूल है। कैटायन, यहाँ पर कैटायन और इधर एनायन। कैटायन का जो भी चार्ज है वो उसका वैलेंसी है, एनायन का जो भी चार्ज है उसका वैलेंसी है। और जब लिखिएगा तो दोनों को क्रॉस करके लिख देना है। ठीक है, समझे? मान लीजिए इस तरह से एक है, मतलब Fe ट्रिपल प्लस, ये आपको कैटायन है, और एनायन है FeCN होल 6 और इस पे 4-। तो बताइए ये दोनों मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ के एक न्यूट्रल फुल कॉम्प्लेक्स बनाए, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका वैलेंसी कितना है और इसका वैलेंसी कितना है? 4। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? Fe4 और ये ब्रैकेट में यहाँ क्या हो जाएगा? FeCN होल 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कैटायन और एनायन दोनों दिया रहे तो फुल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना आसान है। जो जनरली हम लोग 8-9 में पढ़े हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना, वो क्रॉस करके जो बताए उसी तरीक़ा से लिखना है। ठीक है, आया समझ में? है ना? उसी तरह तो ये हो जाएगा हम लोग ये। अब for writing the full formula of a coordination compound containing a negatively charged coordination, ये तो था पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर नेगेटिव होगा तो वह कैटायन को पहले लिखते हैं, और कैटायन इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ भी चार्ज क्या होना चाहिए? बैलेंस। जैसे यहाँ सोडियम हुआ, सोडियम पर एक ही प्लस चार्ज होता है, और COCN होल 6 और इस पे मान लीजिए 3- है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को मिला करके फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसका वैलेंसी कितना? 1, इसका वैलेंसी कितना? तो क्रॉस करेंगे, होगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम 3 और इसका कितना नंबर? 1 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए K+ है और FeCN होल 6 है, और यहाँ पर इसमें 4- चार्ज है। तो बताइए यहाँ क्या होगा? इसका वैलेंसी 1, इसका 4, तो क्रॉस हो जाएगा। इसका 4 इधर चला गया और 1 उस साइड हो जाएगा। आया समझ में? तो ये पार्ट कौन सा हुआ? ये अभी नोमेनक्लेचर नहीं हुआ। It is the part where we learned that how we write the formula of any complex. किसी complex का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पहले मेटल को रखेंगे, मेटल के बाद लिगेंड्स को रखेंगे। लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा, और लिगेंड की संख्या अगर 1 से अधिक है उसमें राइट साइड में सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे लिख दिया जाएगा। जिस लिगेंड में 1 से अधिक एटम है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जो
कुछ बड़े बड़े लिगैंड है, पॉलीडेंटेड लिगैंड है, उसका एब्रीविएटेड फॉर्म को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी संख्या को राइट साइड में नीचे लिख दिया जाएगा। अगर फुल फुल कंपाउंड है जिसमें कैटायन एनायन दोनों है, तो ऐसी स्थिति में कैटायन और एनायन की संख्या को ऐसे लिखा जाए कि उसमें नेट चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए ऐसे क्रॉस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो ऐसे पार्ट हो गया। अब यहाँ से शुरू हुआ मेन पार्ट नोमेनक्लेचर का, रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये अब तक क्या था, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, ये कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। नाम किस तरह से लिखा जाएगा, अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट तो देखिए इसमें भी वही रूल है, क्या, नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन एंड देन द नेम ऑफ एनायन विथ 1 लेटर गैप। मतलब कैटायन का नाम पहले लिखेंगे और एनायन का नाम बाद में, और कैटायन और एनायन के बीच में क्या करेंगे, एक गैप दे देंगे, 1 लेटर का गैप। लेकिन हम लोग जैसे अगर ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है K4 और यहाँ पर K4 और यहाँ क्या है FeCN होल 6, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इसके लिए पोटासियम लिखेंगे, पहले पोटासियम लिखेंगे और पोटासियम लिखने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा गैप, 1 लेटर का गैप, और फिर यहाँ से उसका इसका नाम लिखेंगे। कैटायन और एनायन का नाम, जैसे NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम लोग पहले सोडियम लिखेंगे और फिर गैप और तब क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अगर लगातार लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड का ये रूल है, ठीक है। यहाँ पर FeCl2 का क्या नाम होगा बताइए तो, Fe का आयरन और यहाँ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर गैप और तब क्या हो जाएगा, क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड। और फेरस क्लोराइड जो लिखते हैं वो उसका कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC नेम ऐसे लिखा जाता है, आयरन 2 क्लोराइड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि कैटायन का नेम पहले लिखेंगे, एनायन का नेम बाद में लिखेंगे, लेकिन कैटायन और एनायन के नाम के बीच में 1 लेटर का गैप होगा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, 1 लेटर का गैप। और जहाँ कैटायन एनायन नहीं है, केवल एक ही पार्ट है, वहाँ कोई गैप नहीं होगा। कैटायन एनायन रहने पर ही ये गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा, अब अगर ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है, जैसे यहीं पर ये कॉम्प्लेक्स, ये तो सिंपल आयन हो गया और ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, तो फॉर कॉम्प्लेक्स यूनिट, कॉम्प्लेक्स यूनिट के लिए क्या होगा, या उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड इज गिवन। पहले क्या हो जाएगा, क्या दिया जाता है, नाम लिखने में पहले क्या लिखते हैं, मतलब पहले हम लोग नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड लिखते हैं, एंड देन द नेम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन इज गिवन। पहले क्या करते हैं, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स यूनिट का नाम लिखना है तो क्या करना होगा, पहले लिगैंड का नाम और नंबर, है ना, नंबर एंड नेम लिखा हुआ है, पहले नंबर, जैसे 6 है हेक्सा, और तब इसका नाम क्या है, CN का साइनो या साइनिडो, दोनों था ना, साइनाइड, आइड को आइडो, तो यानी हेक्सा साइनिडो,
ये लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, मेटल का नाम, ठीक है, तब मेटल का नाम लिखेंगे। यही रूल है ना, कि फॉर कॉम्प्लेक्स यूनिट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड इज गिवन एंड देन द नेम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। जैसे देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए यहाँ कॉम्प्लेक्स है MLX और N-, मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, एनायन नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड, पहले इसको लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लस लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लैटिन नेम मतलब अगर आयरन है तो क्या लिखेंगे, आयरन, समझ लीजिए पहले, आयरन है तो आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरम, आयरन का क्या होता है, ये फेरम होता है, फेरम। और उसी तरह से एल्यूमिनियम तो लैटिन नेम ही है, जैसे है ना, आयरन सिंबल का क्या रूल था, सिंबल में नाम का पहला लेटर, तो आयरन के लिए तो आई होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, IR होना चाहिए, IR फिर क्या है, इरिडियम, तो इरिडियम का भी IR, तो ये बहुत दिक्कत है। इसलिए कुछ जगह पे ये क्या था कि इस जगह पे आयरन का लैटिन नेम क्या था, फेरम, इसलिए वहाँ से सिंबल ले लिया गया Fe। इसलिए अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अगर एनायन है तो मेटल का हर हालत में क्या होना चाहिए, लैटिन नेम ही लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई नाम नहीं, कॉमन इंग्लिश नेम नहीं, इट मस्ट बी लैटिन नेम। देखिएगा साइंस में लैटिन नेम और ग्रीक नेम, ग्रीक वर्ड बहुत ज़्यादा हावी है ना, बहुत ही ज़्यादा हावी है साइंस में उन लोगों का। शुरू में मतलब ऐसा नहीं है, साइंस हमारे इंडिया में डेवलप हुआ और इंडिया का साइंस काफ़ी पुराना है ना, काफ़ी पुराना साइंस है, काफ़ी पुराना, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसको अभी तक वर्ल्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, बहुत सारा ऐसा चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया है उसके नाम को, है ना। लेकिन ये सब को अगर आप देखिएगा इंडियन इसमें कल्चर में तो बहुत पुराने से ये सब चीज़ इन्वॉल्व्ड है। अभी 100 साल पहले नासा ने ये क्लियर किया कि बृहस्पति ग्रह को, जुपिटर को सूरज के चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं, 100 साल पहले। और हम लोग का जो इंडियन में, भारत में जो कुंभ मेला होता है वो 12 साल में एक बार होता है, जो 1000 साल पहले से चलता आ रहा है, और 12 साल में एक बार होता है। तो और वो उसी बृहस्पति के चक्कर लगाने के आधार पर। तो बताइए कि किसको पहले पता था ये बात, इंडियन को 1000 साल पहले पता था, नासा अभी 100 साल पहले वो पता किया है ना। मतलब जो कैलेंडर देखिएगा, वो इंडियन कैलेंडर जो है, ये कैलेंडर्स भी इसका कहानी देखिए कितना पहले आपको कब अमावस्या है, कब कौन ग्रह किस पोजीशन में है, वो आपको कितना आसानी से बता देता है। हम लोग का इंडियन कल्चर में, जैसे इंडियन हिंदू कैलेंडर हो या मुस्लिम कैलेंडर हो, दोनों में ये सब चीज़ कितना दिन पहले बता दिया जाता है, ईद इस दिन होगा, है ना। लेकिन इंग्लिश में वो लोग हम ही लोग का कैलेंडर को कॉपी वो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि जो साउथ पोल पे जो उतरा, जो चंद्रयान 3 उतरा, तो उसका नाम किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि उसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया,
है ना, उसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया? वो तो रखा नहीं जाना चाहिए, वो तो हिंदू नाम हो गया। और चांद तो सबके लिए है ना, सबके लिए है, सभी धर्म के लिए। तो हिंदू नाम क्यों रखा गया? तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया किसी महापुरुष ने, वो जो सदगुरु, वो जो साउथ के है, उसने बड़ा। तो बोले कि मरकरी, वेनस, जुपिटर, सैटर्न, ये सब किस चीज़ के नाम है? ये यूनानी गुरुओं, यूनानी भगवान के नाम है। तो क्या यूनान ने तो कभी उतरा भी नहीं उन ग्रहों पर, हम इंडिया ने तो उतरा भी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये शिव शक्ति को लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली तब वो शिव का ये दिखाया, और उसमें जो चीज़ घूम रहा है ब्रह्मांड में, चीज़ें जो घूम रही है, वो दो ही डायरेक्शन में घूम सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दो ही डायरेक्शन हो ही सकता है, तीसरा नहीं। और उसी दोनों डायरेक्शन का नाम है, एक का नाम शिव, एक का नाम शक्ति, और उसी के आधार पर वो नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये क्रिएशन पर नाम है, ये मतलब उसको क्लियर कर दिया कि ये किसी धर्म के नाम पर है ही नहीं है। वो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त, वो उसी के आधार पर वो दिखाया कि ब्रह्मांड का क्रिएशन में चीज़ें घूम रहे हैं दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसी में से एक का नाम शिव, एक का नाम शक्ति, इसलिए उस आधार पर वो नाम रखा गया है। तो है ना, तो ये कन्वेंशन हम लोग जो क्या करते हैं ना, कि इसलिए साइंस में शुरू में ये यूनान है ना, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, ये लोगों ने क्या किया कि शुरू में इसको जो कमर्शियल बनाया, तो लोग अपने हिसाब से सब चीज़ जोड़ दिया, हर जगह वही सब जोड़ा है। साइंस का कोई भी टर्म है तो आपको अधिकतर वही मिलेगा, ग्रीक वर्ड, है ना, अधिकतर। आप बायोलॉजी में भी जितना टर्म पढ़िएगा, अधिकतर टर्म सब क्या है, ग्रीक वर्ड है, इंडियन नहीं है। क्या परमाणु नाम को बहुत पहले बता दिया गया था ऋषि कनाद ने, लेकिन परमाणु को रखा ही नहीं गया, एटम ग्रीक वर्ड ला दिया। जबकि वो डाल्टन ने जो एटम नाम रखा था, डाल्टन से बहुत पहले ऋषि कनाद ने उसका नाम परमाणु रखा था। तो इसलिए ये जो हम लोग साइंस में देखते हैं कि ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक ये सब का दबदबा है, तो अब जो चल गया है परंपरागत, हम लोग को वही यूज करना होगा। तो याद रखिएगा, एनायनिक कम्प्लेक्स में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एनायनिक कम्प्लेक्स में ट्रांजिशन मेटल का हमेशा कौन सा नाम रखना पड़ता है, लैटिन नेम ही रखना होता है। और नाम के लास्ट में ये सफिक्स के रूप में क्या जोड़ना होता है, एट। तो आयरन का फेरम, तो उसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेरेट। तो फेरामेट नहीं, यूएम हट के एट आ जाएगा, लास्ट में यूएम है। एल्यूमिनेट, तो यानी कि या तो ये यूएम या IUM अगर है, तो ये सब हट करके वहाँ पर क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। तो फेरम का फेरेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, ऑस्मियम का ऑस्मेट, और क्योंकि OS ऑस्मियम होता है ना, तो ऑस्मियम, तो IUM के जगह एट लगेगा। बहुत कोई ऑस्मिएट लिख देते हैं, ऑस्मिएट नहीं, ऑस्मेट, ठीक है। उसी तरह से कॉपर का, बरकरी का Hg होता है ना, हाइग्रेरम, तो क्या हो जाएगा, हाइग्रेरेट, ठीक है, हाइग्रेरेट हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ये सब नाम लिखते हैं। तो ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए ये सीक्वेंस होगा, पहले नंबर ऑफ लिगैंड, फिर नेम ऑफ लिगैंड, लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और उसका लैटिन नेम का UM या IUM को हटाकर 8 लगा देंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कैपिटल रोमन न्यूमेरल।
कैपिटल रोमन न्यूमेरल मतलब जैसे ये जो लिखते हैं ये भी रोमन लेटर है लेकिन स्मॉल, और कैपिटल कैसा लिखते हैं, ये कैपिटल हो गया, ठीक है, ये स्मॉल ये कैपिटल। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कैपिटल रोमन न्यूमेरल, और प्लस क्या लिखना होगा, क्योंकि इस पे जब चार्ज है तो ये आयन हो गया, इसलिए लास्ट में क्या नाम जोड़ देना पड़ेगा, आयन। ये सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ लिगैंड, फिर नेम ऑफ लिगैंड, फिर लैटिन नेम ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, और उसके UM या IUM को हटाकर 8, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैपिटल रोमन लेटर में, और फिर प्लस क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये क्या है, ये तो कैटायन हो गया ना, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या है, यहाँ पर नंबर, बिल्कुल वही नंबर ऑफ लिगैंड एंड नेम ऑफ लिगैंड, पहले ये लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इंग्लिश नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ लैटिन नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि आयरन लिखेंगे, नॉट फेरम या फेरेट नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, आयरन। उसके बाद उसका सीधा नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कैपिटल रोमन न्यूमेरल, और प्लस क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आयन है ना, चार्ज है, इसलिए वहाँ आयन लिख देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो न्यूट्रल में सब चीज़ कैटायन के तरह ही होगा, केवल लास्ट में ये आयन नहीं लिखाएगा, क्योंकि आयन है नहीं। तो क्या, नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड प्लस इंग्लिश नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कैपिटल रोमन न्यूमेरल, ठीक है। और ये किस में, ब्रैकेट में लिखना है, इसलिए हम ब्रैकेट दे दिए, यहाँ ब्रैकेट में उसका लिखना है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ क्या, जैसे मान लीजिए FeCN होल 6 और इसमें 4 प्लस 4 माइनस है, इसका नाम क्या, कौन वाला हुआ, एनायन, जो इसके पहले बताए हैं। इसका क्या होना चाहिए, पहले नंबर, तो क्या होगा, हेक्सा। CN के लिए साइनो या साइनिडो लिख सकते हैं, साइनिडो। और फिर क्या, यहाँ आयरनेट नहीं, एनायन है तो फेरेट। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखिएगा, कैसे, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका X मान लीजिए, तो X है, और प्लस CN का तो -1 होता है, इंटू 6 बराबर कितना, -4। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, तो x बराबर कितना, 6 - 4 यानी 2। तो यहाँ कितना स्टेट हुआ, +2। तो इसका क्या नाम होना चाहिए, हेक्सा साइनिडो या साइनो। अगर आप साइनिडो C लिख दे तो और बेहतर, क्या, क्योंकि C से जुड़ा हुआ है ना, एम्बिडेंट लिगैंड है साइनिडो। और उसके बाद क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट के बाद ब्रैकेट में 2 ऐसे लिखेंगे, नाम हो गया, नहीं हुआ। अभी इसके बाद में क्या लिखना है, आयन। जब तक नहीं लिखेगा, अगर चार्ज है, आयन नहीं लिखेगा तो नाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेक्सा साइनिडो C फेरेट 2 आयन, ऐसे ही। और अगर मान लीजिए ऐसा रहे CONH3 होल 6 और या 3+, इसका नाम क्या होगा, ये तो ये वाला कंडीशन हुआ, क्या लिखेंगे, हेक्सा एमाइन
इसके लिए तो एमाइन बताए थे। हेक्सामाइन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 और आयन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रल है, मान लीजिए CONH3 न्यूट्रल में तो थोड़ा अलग कंडीशन आएगा, फिर नीचे वाला हम लोग ये, या नहीं तो NiCO4 ये न्यूट्रल है, इसका क्या होगा? इसमें कोई चार्ज नहीं, तो क्या होगा? इसका नंबर 4 है तो टेट्रा। CO के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, बस। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और आयन नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। अब यहाँ है इफ more than one type of ligand is present in the coordination sphere, then the name of ligands are written in their alphabetical order based on first point of difference using the name only. मतलब केवल नाम को लेकर, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए NH3 अगर 2 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? डाईएमाइन। और Cl2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? या अब अगर Cl है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये क्लोराइडो। तो अब बताइए पहले किसका नाम? डाईएमाइन D से और क्लोराइडो C से, तो पहले C होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ पर आपको ये लिया गया ये डाई, ये क्या है? ये तो नंबर को बताने के लिए है। हमें केवल यूजिंग द नेम ओनली, केवल नाम यूज करना होगा। और नाम का पहला लेटर A और यहाँ C, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले? A, इसलिए क्या लिखना होगा? एमाइन, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं उसका पहला लेटर यूज नहीं करेंगे। हम किसका पहला लेटर यूज करेंगे? केवल नेम का पहला लेटर, ठीक है। तो इसमें अगर एक, यहाँ पर क्या होगा? एक से अधिक तरह के लिगैंड होंगे, अलग अलग तरह के लिगैंड होंगे, तो लिगैंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करने में किसको यूज करते हैं? केवल नाम का पहला लेटर, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। इसका नाम देखिए क्या होगा? नाम को इधर आप यहाँ सोचिए इस जगह पे, तो क्या होना चाहिए? क्या होगा? पहले नंबर होता है ना, तो कितना है? 6, तो हेक्सा। फिर क्या हो जाएगा? साइनो या साइनिडो दोनों चलता है ना। साइनो लिखेंगे तब C नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइनो और NC होता है तो आइसोसाइनो हो जाता है। लेकिन अगर साइनिडो लिखते हैं तब वहाँ C लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हेक्सा साइनो, और ये क्या हो जाएगा? एनायन है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसके नाम लैटिन नेम लिखेंगे, फेरेट 2 आयन। इसका क्या होगा बताइए? यहाँ क्या होगा? हेक्सा H2O के लिए क्या होता है? हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये कैटायन है, यानी इंग्लिश नेम अब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ फेरम नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे? आयरन। तो हेक्सा एक्वा आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है तो इसका तो +2 होगा, इसलिए 2, और चार्ज है तो आयन। इसका क्या? इसमें कोई चार्ज नहीं है, 0, तो यहाँ क्या है?
5 पेंटा, CO के लिए कार्बोनिल, और यहाँ पर इसका क्या होगा, आयरन। एकदम रनिंग हैंड में, बीच में कोई गैप नहीं, कोई प्लेस नहीं, ठीक है, नो स्पेस। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में हो जाएगा। इसका नाम, अब देखिए यहाँ कितने तरह के लिगैंड हो गए, 2 तरह के, ठीक है, 2 तरह के लिगैंड हुए, ये एक्वा और ये क्लोरिडो, है ना, ये डाइक्लोरिडो और टेट्रा एक्वा। तो हम एक्वा का ए यूज करेंगे या टेट्रा एक्वा का टी यूज करेंगे, एक्वा का ए। तो एक्वा पहले आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, और इसके लिए डाई क्लोराइडो, देखिए डाइक्लोराइडो हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ इंग्लिश नेम होगा, इसलिए आयरन। अगर एनायन होता तब फेरेट लिखते, आयरन, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ये निकालिएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताए भी है ना, पहले बताए थे ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसी तरह से आप निकाल लेंगे। आयरन का कितना, कैसे निकालिएगा इसका, तो आयरन का X, H2O तो न्यूट्रल होता है, 0 × 4, क्लोरीन का -1 × 2 बराबर 0, तो X बराबर 2 आ जाएगा, इसलिए 2 हो जाएगा, है ना। इसका नाम, यहाँ कितने लिगैंड है, 1 2 3 4 तरह का लिगैंड है। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, क्लोराइडो, है ना, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद CN के लिए साइनो या साइनिडो, दोनों लिख सकते हैं। क्लोरेट, इसके लिए क्लोरेटो, क्लोरेटो, ठीक है, क्लोरेटो। और यहाँ क्या, क्लोरेटो, और ये फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। अब बताइए अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, ये तो तीनों C से स्टार्ट हो रहा है ना, ये F, यानी इसका नाम सबसे बाद में आएगा। इन तीनों में पहला लेटर C, तो बाद वाला H, Y और H, यानी Y बाद में आता है, तो ये बाद में आएगा। अब इन दोनों में, यहाँ भी L, यहाँ भी L, तो उसके बाद यहाँ क्या, O, यहाँ भी O, यहाँ R, यहाँ भी R, यहाँ तक तो सेम। उसके बाद आ गया I, यहाँ A, पहले कौन, यानी पहले किसका नाम लिखना होगा, क्लोरेटो। इसीलिए यहाँ पर ऐसे है, लेकिन हमें नाम पहले किसका लिखना पड़ेगा, क्लोरेटो, ठीक है। उसके बाद किसका लिखेंगे, क्लोराइडो, 2 है, इसलिए क्लोरेटो, फिर डाइक्लोराइडो, फिर उसके बाद क्या, साइनो, तो क्या हो जाएगा, डाई साइनो या डाई साइनिडो -C लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लोराइडो, और यहाँ पे आयरन, इसमें इस जगह, इसमें टोटल चार्ज ये छूटा हुआ है, चार्ज यहाँ चार्ज होगा कुछ, क्योंकि यहाँ एनायन, सारे एनायन है, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो यहाँ पर 4- चार्ज कर दीजिएगा, आप लोग अपने जगह करेक्ट कर लीजिएगा, इस पर 4- हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो एनायन हो गया ना, एनायन, तो एनायन होगा तो क्या होगा, फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, आयरन, आयरन का आप मान लीजिए, आयरन का X मान लीजिए, प्लस Cl का -1 × 2, CN का -1 × 2, क्लोरेट का भी -1 और फ्लोराइड का भी -1, बराबर कितना, 4-,
-4, ये -4 ऐसे हो जाएगा। तो x -2 फिर तो -6 इजिकल टू -4, तो x इजिकल टू 6 -4 यानी कि 2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होना चाहिए? ये कैसा है? ये फुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फुल है ना। ये ना तो कैटायन है ना एनायन है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक उस तरह से नहीं। तो इसका नाम हम लोग किस तरह से लिखेंगे, क्या होना चाहिए? तो पहले किसका नाम लिखते हैं? पहले किसका नाम लिखते हैं? पहले तो ये आपको पता है कि यहाँ से ये कैटायन हुआ और ये वाला क्या हुआ, एनायन। तो किसका नाम पहले? कैटायन का। तो कैटायन यहाँ क्या होगा? तो कैटायन में, कैटायन ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में पहले नंबर टेट्रा NH3 के लिए एमाइन, और ये कैटायन है इसलिए यहाँ इंग्लिश नेम कॉपर, अगर लैटिन नेम लिखते तो क्यूप्रम, क्यूप्रेट होता, लेकिन वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में यहाँ कॉपर लिख दिए। और SO4 के लिए क्या हो जाएगा? सल्फेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालिए, यहाँ पर इसका 0, इसका -2 है तो ये +2 हो जाएगा, तो कॉपर 2 सल्फेट। तो इसका नाम टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? देखिए ये कैटायन है और ये एनायन है, तो कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, क्या होगा? पोटासियम। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस जगह पोटासियम के बाद यहाँ क्या होना चाहिए? एक लेटर का गैप होना चाहिए, स्पेस, ये मतलब वहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पोटासियम, और तब इसका नाम यहाँ क्या हो जाएगा? हेक्सा क्लोराइडो होगा ना, क्लोराइडो। और ये अगर कैटायन है तो ये एनायन हुआ, इसलिए फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? अरे पोटासियम का तो 1 है तो 3 पोटासियम है तो 3, प्लस आयरन का x, क्लोरीन का -1 × 6 बराबर 0, तो 3 + x - 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? +3। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फेरेट 3, लेकिन यहाँ आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसका नाम यहाँ देखिए एनायन है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा? यहाँ हेक्सा कार्बोनिल, यहाँ क्या लिखेंगे? आयरन या फेरम? फेरेट, वही फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना? -1। यहाँ पर आयरन का x, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 × 6 बराबर कितना? -1, तो x बराबर -1 ही ना हुआ, इसलिए -1। फिर ये आयन, और इसका नाम, इसका क्या होगा? ये भी देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये Cl के लिए क्लोराइडो और नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइडो, नाइट्राइड होता है ना, तो नाइट्राइडो। तो नाइट्राइडो और क्लोराइडो में पहले किसका नाम? क्लोराइडो, इसलिए 5 है तो पेंटा क्लोराइडो। उसके बाद क्या होगा? नाइट्राइडो। और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका ऑस्मियम ही लैटिन नेम होता है, तो ऑस्मियम से क्या हो जाएगा? ऑस्मेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑस्मियम का x, क्लोरीन का -1 × 5, और नाइट्रोजन का तो -3 होता है, बराबर -2। तो x -5 - 3 = -2, तो x -8 = -2, तो x बराबर कितना? +6। इसलिए वहाँ क्या लिखे आ गया? पेंटा क्लोराइडो नाइट्राइडो ऑस्मेट 6 आयन। ठीक है, समझे? क्या कोई दिक्कत?
हाँ, तो इसमें क्या है, ये तो जनरल हुआ। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या कहता है कि अगर ये इफ द प्रीफिक्सेस एज बाय, डाई, ट्राई etc हैज बीन यूज फॉर स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द लिगैंड, मान लीजिए कभी कभी लिगैंड के नाम में पहले से ये सब शब्द मौजूद है, तब उसके नंबर को बताने के लिए हम लोग वापस वो सब टर्म यूज़ नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, हेप्टा, इस तरह से ये टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे हम लोग लेते हैं ना EN, तो EN क्या है, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, या ये इथिलीन डायमीन ये नाम है, या नहीं तो इसको क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। तो बताइए इसके नाम में पहले से तो डाई शब्द मौजूद है ना, तो जब इसके नाम में पहले से डाई है तो इसकी संख्या अगर 2 हो तो इसका क्या होना चाहिए, इसको क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग 20 लिखेंगे और तब ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे। ब्रैकेट में उसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, और नाम लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब जिस लिगैंड में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब टर्म मौजूद है, उसकी संख्या को व्यक्त करने के लिए फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा शब्द यूज नहीं करेंगे, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी में नोट में याद रखना है, ये चीज़ हमने बताया, रिमेंबर दिस रूल इज ऑल्सो यूज फॉर ऑर्गेनिक लिगैंड एंड थायोसल्फेट। जैसे इसका नाम क्या है, क्या है, थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट जो है, थायोसल्फेट में तो डाई शब्द है पहले से नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, इसकी भी संख्या 1 से अधिक हो तो वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक लिगैंड कोई भी है, तो ऑर्गेनिक लिगैंड जनरली बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो कोई ऑर्गेनिक लिगैंड है उसके नाम में डाई हो या नहीं हो, लेकिन वहाँ भी यही नियम लगाना पड़ेगा। उसकी संख्या अगर 1 से अधिक है, 2 है तो 20, और ब्रैकेट में उसका पूरा नाम लिखना है। याद रहे, ये जब भी टर्म यूज करेंगे, ये सब टर्म के बाद हमेशा ब्रैकेट होगा, हमेशा ब्रैकेट होगा, है ना। और ब्रैकेट में एज सच लिगैंड्स आर इनक्लोज्ड इन सर्कुलर ब्रैकेट, ये बता दिया गया है ना कि यहाँ सर्कुलर ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। सर्कुलर ब्रैकेट मतलब वही हुआ, स्मॉल ब्रैकेट को सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं, तो वो छोटी कोस्ट पे उसके नाम को लिख दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे अब इसका नाम बताइए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने नाम लिखा ही नहीं, इस जगह इसका नाम बताना है आपको। क्या होगा, तो पहले तो इसका नाम लिखना होगा, तो इसका 2 के लिए क्या बाय लिखेंगे, नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे 20, और ब्रैकेट में क्या होगा, इथेन 1,2 डायमीन, ये लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, तब क्या लिखेंगे, ना कॉपर, क्योंकि ये अगर एनायन है बाहर तो ये कैटायन ही होगा, कैटायन होगा तो इंग्लिश में भी लिखेंगे कॉपर, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और तब फिर क्या हो जाएगा, सल्फेट होगा।
इसका नाम क्या होगा? ऑक्जेलेट। ऑर्गेनिक लिगैंड है ना, ऑर्गेनिक लिगैंड है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रिस ऑक्जेलेटो। हालांकि ट्राई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डाई ट्राई शब्द नहीं ना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों लिख सकते हैं, यानी कि ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो और फेरेट होगा ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, या इसको हम लोग ट्रिस और ब्रैकेट में ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या हो जाएगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्या इसका तो x मान लीजिए, ऑक्जेलेट का 2 होता है, -2, -2 इंटू 3 बराबर -4, तो x -6 इजिकल टू -4, तो 2 होगा ना, तो यहाँ 2, या यहाँ पर भी 2, और क्या बाद में क्या लिखेंगे? यहाँ आयन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से आप लोग क्या इसका नाम ऐसे आप लोग यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये सब का नाम आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर क्या होता है? DMG डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो है ना, ये डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो, और यहाँ पर ये इस जगह उसका चार्ज कितना है वो देख लीजिएगा, -1, तो 2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और ये तो न्यूट्रल है, आयन नहीं होगा। इसका नाम क्या होगा? ये ऑर्गेनिक लिगैंड है, इसलिए फिर इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक लिगैंड, ये क्या हो जाएगा? इसका नाम एमिनोमीथेन या मीथेनामीन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20, और ब्रैकेट में यहाँ पर मीथेनामीन, मीथेनामीन या एमिनोमीथेन भी लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज। तब फिर क्या हो जाएगा? निकेल, है ना, निकेल, और निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा 2 आएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ये क्लियर कर दिया है, सिग्मा डोनर है ये। सिग्मा लिगैंड जो होता है ना, एक सिग्मा पाई लिगैंड बताया ना, तो पाई लिगैंड को कैसे लिखते थे? हेप्टासिटी, और उस पर पावर 6, और तब उसका नाम लिखते थे, और ये ब्रैकेट में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? या तो इसका नाम, ये वाला जो ग्रुप है एक्चुअली ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। तो ये देखिएगा, याद कीजिएगा, ये सिग्मा लिगैंड में भी है, सिग्मा डोनर में भी है, और पाई डोनर में भी इसका नाम है। देखिएगा चार्ट में लिखाए हुए हैं, ये सिग्मा डोनर भी है, और लेकिन यहाँ यूज किस रूप में करना है? सिग्मा डोनर। तो सिग्मा डोनर में इसका नाम है एलाइल। ठीक है, एलाइल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर, और ये एलाइल हुआ, और ये तो बेंजीन है, बेंजीन। तो बेंजीन B से, एलाइल A से, पहले किसका नाम? एलाइल ना, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 20 और ब्रैकेट में एलाइल, 20 एलाइल।
उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या, ईटा पावर कितना, यहाँ फिर इस जगह भी क्या लिखना पड़ेगा, फिर ये भी तो 2 है तो 20 लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में हेप्टासिटी कार्बन कितने हैं 6, फिर यहाँ पर क्या बेंजीन, ऐसे बेंजीन लिखेंगे, तब ब्रैकेट क्लोज, इसका नाम हुआ। और तब मेटल का नाम क्या, निकेल, निकेल, और निकेल और क्या हो जाएगा निकेल, और ब्रैकेट में इसका तो 1 माइनस तो 2 है तो 2 माइनस, इसका 2 प्लस तो निकेल 2 हो जाएगा। समझ में आया इसका नाम क्या, सिग्मा, जो जब सिग्मा डोनर के रूप में है तो उसका डायरेक्ट नाम लिखेंगे, और 2 है ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए बिस एलाइल, फिर इसके लिए ये भी ऑर्गेनिक लिगेंड तो बिस, और ब्रैकेट में ये पाई डोनर है ना, बेंजीन पाई डोनर, इसलिए ईटा, और इसमें कितने कार्बन है 6 तो 6 लिखेंगे, बेंजीन उसका नाम लिखे, और निकेल 2, इसी तरह से नाम लिखा जाएगा, ठीक है ऐसे। ये उसके बाद नेक्स्ट इसका नाम बताइए, इसका क्या होगा, कैसे लिखेगा। पहले तो इसका कैटायन का नाम क्या होना चाहिए, सोडियम, उसके नंबर को कभी नहीं दिखाया जाता, सोडियम, फिर यहाँ क्या होगा सोडियम स्पेस, फिर यहाँ अब हो जाएगा 20, और ब्रैकेट में थायोसल्फेट तो नहीं ना, थायोसल्फेटो होगा ना, थायोसल्फेटो, और यहाँ पर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आयन में टूटेगा क्या बनाएगा 3Na प्लस, और यहाँ Ag और S2O3, यहाँ ये इस तरह से, और इस पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस, ये हो गया, तो इसका नाम क्या होना, ये एनायन है तो इसका क्या हो जाएगा लैटिन नेम अर्जेंटम, और अर्जेंटम का क्या हो जाएगा अर्जेंटम, अर्जेंटम, तो ये हट करके 8 लगता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालिएगा कितना आएगा 1, तो इसका नाम सोडियम, ये कभी भी ट्राई सोडियम नहीं लिखिएगा, ये वैलेंसी में इंक्लूडेड है, इसीलिए सीधा सोडियम, ये थायोसल्फेट के लिए भी बिस यूज करते हैं तो बिस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1, ठीक है। समझे, इसका नाम लिख लिए थे ना, इसका नाम यहाँ पे पहले क्या 20 ब्रैकेट में एलाइल, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बेस, और ब्रैकेट में ईटा 6 बेंजीन, और फिर यहाँ ऐसे, और फिर निकेल, निकेल 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का नाम ऑलमोस्ट हो गया, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स का नाम ये हो गया। इसमें हम लास्ट में आपको इसमें दिए हैं, ये तो है ही, पाई पाई लिगेंड को लिखने का भी तरीका यहाँ बता दिए हैं इस जगह, उस पर भी हम लोग आते हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ब्रिज लिगेंड, इसका भी नोमेनक्लेचर है ना, बड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का नोमेनक्लेचर सब है, देखिएगा है ना, तो बहुत ये, और ये कुछ एग्जाम्पल्स के लिए भी है,
ये सब आप लोग को बना के लाने के लिए। और फिर हम लास्ट में क्या किए हैं, यहाँ WXYZ और बाद में NCERT कॉर्नर, मतलब NCERT में आपको जितना प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है वह सारा प्रॉब्लम हम यहाँ डाल दिए हैं। ठीक है, NCERT वाला आप लोग उसके बाद वो हम लोग बना लेंगे, है ना। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स एसिड मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड है जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमेशा कैसा होता है, ये इस तरह से HXMLY, HX बाहर होगा और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा ऑलवेज एनायनिक होगा, कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज एनायनिक। और ये H+ देगा वाटर में घुलने के बाद। तो इसमें कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर इस H के लिए कुछ नहीं लिखना है, सीधा इसका नाम लिखना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड प्लस ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का कौन सा नाम, लैटिन नेम, क्यों, ये एनायनिक है ना। और अब यहाँ 8 नहीं होगा, वहाँ सीधा क्या होगा, 8 के जगह जहाँ UM या IUM के जगह 8 लगा रहे थे, 8 के जगह अब क्या लिखेंगे, इक, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में, और बाद में क्या लिखना है, एसिड। ये कॉम्प्लेक्स, जैसे इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसको मत सोचिए। यहाँ हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनम तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लैटिनिक। तो हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, हाइड्रोजन का +1 × 2, प्लैटिनम का X और क्लोरीन का -1 × 6 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2 + X - 6 = 0, X - 4 = 0, X = +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको +4, ये X जो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग इसलिए 4, तो हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड इसका नाम, इसका क्या नाम होगा, तो टेट्राफ्लोराइडो है ना। AU गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम, तो UM के जगह IC हो जाएगा, ऑरिक। तो टेट्राफ्लोराइडो ऑरिक। अरे ये गलती से टाइप करने में ये ज़्यादा देर दब गया होगा, ये यहाँ 3, ये इस जगह 3 नहीं आएगा ये टाइप करते समय। तो इसका क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोराइडो ऑरिक और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एसिड। इसका नाम, इसका क्या होगा, हेक्सा साइनोफेरिक एसिड, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख लेंगे, होगा ना एकदम। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स एसिड का नेमिंग बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है फॉर पाई लिगैंड्स, ये नोमेनक्लेचर, इसको फिर हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। अगले क्लास में नोमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा, ऐसे है ना। अगले क्लास में इसको नोमेनक्लेचर को हम ख़त्म कर देंगे।